हेलो एवरीवन, ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं कि आपका कोई कैपिटल गेन में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा आपको टैक्स लग रहा है। तो कैपिटल गेन का प्रॉफिट आप सोच रहे हैं कि कैसे बचाएं, क्या कोई ऑप्शन है, तो उसके बारे में मैं आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहला तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शन है, F&O का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट या लॉस, वो आपकी नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम में कंसीडर किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जैसे ये नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम में कंसीडर हुआ तो आपके पास में अच्छे खासे ऑप्शन हो जाते हैं कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर कोई रेंट पे ऑफिस ले रखा है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप सैलरी दे रहे हैं, आप कुछ कंप्यूटर परचेज करते हैं, कुछ अदर फर्नीचर परचेज करते हैं उस F&O को रन करने के लिए, उस बिजनेस को रन करने के लिए, तो उनका डेप्रिसिएशन है वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो आप अपना बहुत अच्छा खासा जो है टैक्स सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके F&O का टर्नओवर जो है वो 10 CR से ज्यादा है तो आपके लिए ऑडिट कंपलसरी हो जाती है और आप ऑडिट करवा सकते हैं, ऑडिटेड रिटर्न आपको फाइल करने पड़ेंगे। देन अगर आप कोई ऐसा पर्सन है जो F&O में ट्रेड नहीं कर रहा है बट कुछ और अदर ट्रेडिंग कर रहा है, मे बी इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सब चीजें कर रहा है, तो देखिए इनके लिए कुछ खासा ऐसा बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, बट थोड़ा सा आप चालाकी से इस चीज को कर सकते हैं कि आपके परिवार में मान लीजिए आपकी वाइफ है जिनकी कोई इनकम नहीं है, तो आप उनके नाम पे एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और एक आपने अपने नाम पे करवा लिया। उन दोनों डीमैट अकाउंट से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो दोनों की इनकम आपको अलग अलग शो करनी पड़ेगी। अब बेनिफिट ये होगा, जहां शॉर्ट टर्म तो आपके फिक्स जो है टैक्सेबल हो जाएगा 15% से, बट लॉन्ग टर्म जो कि आपके स्लैब रेट में आता है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपको 10 लाख का जो है कैपिटल गेन हुआ है तो 5 लाख आपके इनकम में आ जाएगा, 5 लाख आपकी वाइफ की इनकम आ जाएगा। अगर सपोज कीजिए दोनों के ही ऑलरेडी कुछ अदर इनकम नहीं है, सिर्फ ये कैपिटल गेन है, तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल लगेगा। 5 लाख से वैसे भी कम है तो टैक्स इस पे बनेगा नहीं, तो बहुत अच्छा आप टैक्स सेव कर सकते हैं इस पे। जो भी पर्सन, आपकी फैमिली में कोई और पर्सन भी हो सकता है, मदर फादर, जिनकी कहीं और सोर्स से इनकम नहीं आ रही हो, आप उनके नाम पे डीमैट करवा सकते हैं। बट इसमें आपका देखिए बहुत बड़ा नुकसान क्या हो जाता है कि आपके लॉसेस जो है ना वो भी फिर उसी फॉरवर्ड में, अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस भी आपके जो कैरी फॉरवर्ड होंगे वो उसी अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड होंगे। वहीं कंसोलिडेटेड क्या होता है, आपका सारा लॉस एक साथ कैरी फॉरवर्ड होता, फिर एक साथ अगर आपका प्रॉफिट होता तो सेट ऑफ हो जाता। अब इसमें नुकसान क्या होगा कि सबके लॉसेस भी अलग अलग है ना, वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो अगर मान लीजिए आपकी वाइफ के लॉस है, कैरी फॉरवर्ड हुआ, और आपके लॉस नहीं था, अगले साल भी आपके फायदा हो गया, तो आप जो है अपने लॉस से अपनी वाइफ वाले लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो ये इसका नुकसान है। बाकी जिन लोगों की अच्छी खासी ट्रेडिंग रहती है और प्रॉफिट आता ही आता है, तो वो लोग इस टेक्निक को जरूर यूज कर सकते हैं टैक्स को बचाने के लिए। अब लास्ट है सेक्शन 54F। अगर मान लीजिए आपके किसी भी चीज से लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है आपका कोई, और उसको आप सेल करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर से, सिक्योरिटी से, प्रॉपर्टी से, लैंड से, किसी भी चीज से हो सकता है। अब उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आपको बचाने का सबसे अच्छा उपाय है सेक्शन 54F। अब सेक्शन 54F क्या कहता है, अगर आपके पास में पहले से कोई और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है बट एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो भी सेल प्रोसीड इस नए आपके एसेट से आपको मिले हैं, फॉर एग्जांपल आपने शेयर सोल्ड किए हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो आप उससे एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लीजिए, तो सेक्शन 54 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपकी एंटायर सेल रिसीट्स हैं, मान लीजिए 10 लाख के आपने स्टॉक सेल किए लॉन्ग टर्म में, तो 10 लाख का ही आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लीजिए, तो वहां आपके ये जो 10 लाख है उन पे बिल्कुल भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, पूरा का पूरा सेव हो जाएगा। अब ध्यान ये रखना है कि आप जो नया एसेट बाय करेंगे, अगर कंस्ट्रक्शन है तो विद इन 3 ईयर कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए आपको, जब से आपने पुराना वाला सेल किया था कैपिटल एसेट। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो विद इन 2 ईयर्स परचेज कर लेना है, या फिर आपने पहले परचेज किया है या पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है तो जिस डेट से आपने वो एसेट सोल्ड किया उससे 1 साल पहले से पुराना वो चीज नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजों का इसमें और ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टी नई परचेज करेंगे वो सेलर के नाम पे ही होनी चाहिए। जिस सेलर ने पुराना एसेट बेचा है वो ही नए जो प्रॉपर्टी है वो परचेज करे। अगर बिल्डर से आपको पोजेशन नहीं मिलता है विद इन 3 इयर्स तो भी इसका सेक्शन का जो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब कोई ये डाउट आ सकता है मन में कि अगर आपने
सारे जो है अमाउंट वो इन्वेस्ट नहीं करके कुछ प्रोपोर्शनेट अमाउंट में ही नया जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ली है, तो आपको वो जो डिडक्शन है वो भी प्रोपोर्शनेटली ही उतनी अमाउंट से मिलेगा जितना आपने वहां पे नए में इन्वेस्ट किया होगा। साथ ही साथ और इसके अलावा जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए, ब्रोकरेज, सेल्स पे कमीशन आपने दिया है, तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये आप बिल्कुल जो है कैपिटल गेन में डिडक्शन इनका ले सकते हैं और अपना कैपिटल गेन टैक्स जो है वो ऑप्टिमम आप बना सकते हैं। अगर आपने अपनी ITR अभी तक फाइल नहीं करवाई है तो आप टैक्स वाला इसकी मदद ले सकते हैं। जी हाँ,